मैं लेके आई हूँ फिफ्थ सेमेस्टर का बीए फिफ्थ सेमेस्टर का सेकेंड ईयर का फोर्थ लेसन, जो कि बहुत बड़ा है और इसको पढ़ने के लिए बहुत मतलब मेहनत लगती है, या फिर ये कह लिए इंटरेस्ट नहीं बन पाता, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा ही है इसमें ज़्यादातर फॉरेस्ट के बारे में और फिशरीज मिनरल्स के बारे में, बायोटिक के बारे में बताया गया है। तो आज मैं ये चैप्टर की शुरुआत करूँगी। इसके 2-3 पार्ट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और आप जैसे एग्ज़ाम्स के टाइम पे आपको बहुत जल्दी होती है भाई कवर हो जाए हमारा सिलेबस। तो चलिए, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। देखो, इसमें जो प्राकृतिक संसाधनों को दो मुख्य रूप से बांटा गया है। क्या क्या? जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जैव संसाधन की डेफिनेशन आप जरूर पढ़िएगा। जैव संसाधन प्रकृति प्रदत्त वे उपयोगी तत्व हैं जिनमें जीवन पाया जाता है। पशु, जैसे पशु हो गया, पक्षी हो गया, वन उत्पाद, फसलें, मत्स्य, समुद्री जीव तथा मनुष्य जैविक संसाधनों के उदाहरण हैं। मोटे तौर पर जैव संसाधन 3 प्रकार के होते हैं: वनस्पति संसाधन, प्राणी जंतु संसाधन, मानव संसाधन। तो सबसे पहले हम करेंगे वनस्पति संसाधन। ये वनस्पति संसाधन में ये कर लेना आप। जैसे कहाँ से करोगे? वनस्पति एक प्रदेश में विविध दृश्यावली प्रस्तुत करती है, जैसे वनस्थली, वुडलैंड, घास भूमि, ग्रासलैंड, झाड़ियाँ, बुशेस। अध्ययन की सुविधा के लिए विद्वान कृषि उपजों को भी वनस्पति में शामिल करते हैं। फिर उसके बाद हम वन संसाधन करेंगे। ठीक है। वन संसाधन प्राकृतिक रूप से स्वतः युगने बढ़ने वाले पेड़ पौधों तथा घास के सघन आवरण को वन कहते हैं। जो खुद ही उगे, किसी को बीज डालने की जरूरत न पड़े, वो वन संसाधन होते हैं। अपने अत्यधिक आर्थिक एवं पर्यावरणीय उपयोगिता के कारण वनों को हरा सोना और हरे फेफड़े कहकर संबोधित किया जाता है, ये कहा जाता है। ठीक है। हरा सोना, ग्रीन गोल्ड वन संसाधन को कहा जाता है। ग्रीन लंग्स फॉरेस्ट को वन संसाधन को ही कहा जाता है। फिर है वन संसाधनों का प्रभावित करने वाले कारक। जो कारक हैं वन संसाधनों को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं इसमें जैसे यहाँ से करना, यह संसार के सभी भागों में एक जैसी प्राकृतिक वनस्पति नहीं पाई जाती, ये लिख सकते हो, अच्छी लाइन है। वनस्पति की है प्रादेशिक भिन्नता वहाँ के धरातल, जलवायु, भूगर्भिक संरचना, प्रकाश की अवधि और मिट्टी की दशाओं द्वारा नियंत्रित होती हैं। इन सभी भौगोलिक तत्वों के संयुक्त प्रभाव के आधार पर हमें वनस्पति पेड़ पौधों और घास के रूप में दिखाई पड़ती है। पेड़, इसमें देखो पेड़ पौधों पर सबसे ज़्यादा असर किसका? जलवायु का पड़ता है। हमें पता है जलवायु कैसी होगी, उसी के हिसाब से पेड़ पौधों की मोटाई, ऊंचाई, पत्तों की स्थिरता, जड़ों की गहराई। जैसे पतझड़ में पत्ते झड़ते हैं, वो जलवायु की वजह से ही झड़ते हैं। छाल की मोटाई, लकड़ी की कोमलता, कठोरता, ये सारी इसी के कारण होता है, जलवायु के। आर्द्रता, तापमान की मात्रा के अनुसार वनस्पति छोटी, सदाबहार, पतझड़ी, सघन, विरल, कोमल, कंटीली होती है। ठीक है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप ये बना सकते हो, ये टेबल बनाना चाहते हो तो आप ये ज़रूर बनाएं। जैसे औसत वार्षिक तापमान डिग्री से नापा गया। 30 डिग्री पर 75 है जो वार्षिक वर्षा सेंटीमीटर है, और 20 पे है फिर 50, और 10 पे है 25। तो जो ये है, ये एरिया घास का, ये फॉरेस्ट का है, और ये मरुभूमि है। ठीक है, फिर आगे चलते। फिर है वन संसाधनों का भौगोलिक वितरण। इसको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी के वन, इसको 2 भागों में बांटा गया। भूमध्य रेखीय आर्द्रवन, मानसूनी वन। फिर है नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय वन। थर्ड है शीतोष्ण कटिबंध कठोर लकड़ी के पतझड़ी वन। फिर लास्ट है शीतोष्ण कटिबंधीय मुलायम लकड़ी के कोणधारी वन। फिर सबसे पहले है उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी के वन। इसमें यही बताया गया कि संसार में उष्णकटिबंधीय वन उच्च तापमान, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जहाँ पे उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल होगी, वहीं पे उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी के वन मिलेंगे। तापमान और वर्षा की विशेषता में अंतर होने के कारण कठोर लकड़ी को 2 भागों में बांटा गया, वो मैंने बताया ही था। भूमध्य रेखीय आर्द्र वन, मानसूनी वन। तो पहला है भूमध्य रेखीय आर्द्र वन। ये वन उष्णकटिबंधीय उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश वर्षा होती है।
इन वनों को सबसे अधिक विस्तार भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच पाया जाता है। ये वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो 2-4 नाम लिख देना, चेकर को अच्छा इम्प्रेशन मिलेगा। जैसे आसान आसान कर लो, और एक आप जो ये पढ़ोगे तो एटलस का यूज़ ज़रूर करना, मैप का, आपको जल्दी याद होंगे। अफ्रीका के जायरे बेसिन, गिनी तट है, और जो दक्षिण अमेरिका के अमेजन नदी की घाटी उस पर ज़्यादा मिलते हैं। एशिया के मलेशिया, इंडोनेशिया के द्वीपों, भारत के पश्चिमी घाट असम में पाए जाते हैं। और इनको जहाँ पे अमेजन नदी की घाटी में इन वनों को क्या कहा जाता है, सेलवास। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ये आपको याद करना है। और एक शॉर्ट ये बनेगा, ऊंचे तापमान और भारी वर्षा के कारण ये वन बहुत सघन होते, पास पास होते हैं। ऊपर से देखने पास पास उगे असंख्य पेड़ों के पत्ते मिलकर एक कैनोपी बनाते हैं, चंदोवे का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी मैं और भी बता देती हूँ आपको। यहाँ से देखिए, जैसे ऊंचाई के हिसाब से इन वनों के 3 सत्र पाए जाते हैं। लंबे पेड़ 30 से 45 मीटर तक ऊंचे होते हैं, और इनसे 2 छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, फिर परजीवी, एक ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, परजीवी क्या है। परजीवी जो पादप रस्सियों की तरह पेड़ों से झूलते हैं नजर आते। 1 मिनट। तो परजीवी पैरासाइट्स भी होते हैं, जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं और पेड़ पौधों में भी पाए जाते हैं। उसके बाद है भूमध्य रेखा, आर्द्र वनों के आर्थिक दोहन में कई समस्याएं आती हैं, जैसे अधिक गर्मी के कारण इन वनों की वृक्षों की लकड़ी कठोर होती है, ऐसे लिख सकते हो आप। और ये प्रोफेसर रशेल के अनुसार इन वनों में 100 वर्ग गज में जितने प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं उतने प्रकार के वृक्ष कनाडा के वन प्रदेशों में 100 वर्ग मील में पाए जाते हैं। आप डिफरेंस देख सकते हो। फिर है नेक्स्ट है जो मॉनसून फॉरेस्ट है। फिर है ये वन उष्ण कटिबंध के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ मानसून जलवायु पाई जाती है। और फिर है मुख्यतः ये वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो 2-4 नाम लिख देना, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आपको याद होते हो तो कर लेना। इसमें भारत है, म्यांमार है, श्रीलंका, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, मध्य अमेरिका, पूर्वी ब्राज़ील, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में ये पाए जाते हैं। मॉनसून फॉरेस्ट है, हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, याद रखना। इंडिया तो मैं याद रह ही जाएगा। फिर है इसमें जो वार्षिक वर्षा है पूरे वर्ष में होना, वो कम होती है 100 से 200 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये न तो ज़्यादा सघन डेंस होते हैं, घने होते हैं, और न ही सदाबहार होते हैं। शुष्क ऋतु में जल की कमी के कारण इन वनों के वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं, शुष्कता में इनमें गिरा देते हैं। जल की कमी के कारण शुष्कता होगी, ड्राइनेस होगी, तो ये अपने पत्ते गिरा देंगे। और इसी कारण मानसूनी वनों को उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन भी कहा जाता है। पतझड़ में जो पतझड़ी होते हैं वो किसके कारण होते हैं, जो ये वार्षिक वर्षा ये कम होती है उसके कारण पत्ते सूख के अपने पत्ते नीचे गिरा देते हैं। जो इन वनों की है वो लकड़ी है ना, जो वो ज़्यादा कठोर नहीं होती है, और इसलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, बहुमूल्य होते हैं, इन चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। फिर इन वनों में उगने वाले मुख्य पेड़ हैं वो है साल, सोगान, शीशम, जामुन, आम, बरगद, नीम, ये तो हमारे यहाँ पे मिलते हैं। अधिक वर्षा वाले मानसूनी प्रदेशों मोहगनी इसमें भी यहाँ था फर्स्ट वाले में, भूमध्य रेखा आर्द्र वन, तो दोनों में याद रह जाएगा। और रबड़, बांस, बेत, सिनकोना, बुन, इसमें ज़्यादातर पेड़ हम जानते हैं, जैसे जामुन, आम, नीम, शीशम, बरगद, सोगान। तो फिर उसके बाद है मेडिटेरियन फॉरेस्ट, ये याद करने में भी आसान होंगे। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय वन। इन वनों को शीतोष्ण कटिबंधीय कठोर लकड़ी के चौड़ी पत्ती वाले शुष्क सदाबहार वन भी कहते हैं। ये सदाबहार वन होते हैं, और ये उत्तरी गोलार्ध में 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में तथा दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश से दूर दक्षिण तक पाए जाते हैं। और जो ये भूमध्य सागर के बिल्कुल निकट हैं, तटीय इलाकों में अधिक पाए जाने के कारण इनको भूमध्य सागरीय वन भी कहा जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु की यह विशेषता होती है कि इसमें ग्रीष्म ऋतु लंबी व शुष्क तथा शीत ऋतु आर्द्र होती है।
तो वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालकर अपने अंदर कई विशेषता पैदा कर लेते हैं और इन वृक्षों की जड़ें मोटी गहरी होती हैं। अधिक गहराई से वृक्ष के लिए नमी को चूस लेते हैं। ये फिर जलवायु के कारण ही होता है ये सब कुछ। इन वनों का मुख्य पेड़ है वो ओक, जैतून, अंजीर, पाइन, फर, साइप्रस, यूकेलिप्टस, चेस्टनट, लॉरेंस व वालनट। सूर्य के प्रकाश की अधिकता के कारण इन वनों में अनेक रसदार फलों के वृक्ष मिलते हैं, जैसे नींबू, नारंगी, अंगूर, अनार, नाशपाती, शहतूत आदि। फिर अगला है शीतोष्ण कटिबंधीय कठोर लकड़ी के पतझड़ी वन। ये भी पतझड़ी हैं और ये वन शीतोष्ण कटिबंध में 40 से 66 डिग्री अक्षांशों के बीच पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं। इन वनों का जो विस्तार है वो मध्य एवं पश्चिमी यूरोप, मध्य अमेरिका, पूर्वी एशिया में जैसे जापान, कोरिया, चीन, पूर्वी जो संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के सेंट लॉरेंस साइट में कनाडा के इनमें पाए जाते प्रदेशों में पाए जाते हैं। इन प्रदेशों में ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी, शीत ऋतु में कठोर सर्दी तथा सारा साल अच्छी बारिश होने के कारण वृक्षों की लकड़ी कठोर, मजबूत और टिकाऊ होती है। जहाँ पे कठोर लकड़ी का प्रयोग होता है वहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत उपयोग होता है इनका। फिर इन वनों के जो मुख्य वृक्ष हैं वो ओक, मैपल, बर्च, चेस्टनट, पीछे भी आया चेस्टनट, अखरोट, पॉपुलर व ऐसे इत्यादि हैं। फिर उसके बाद है शीतोष्ण कटिबंधीय मुलायम लकड़ी के कोणधारी वन। इन वृक्षों का नाम इन पर उगने वाले कोण के आकार के फल पर रखा गया है। फलों के आधार पर इनको कोणधारी वन कहा जाता है। इन वनों का जो विस्तार वो उत्तरी अमेरिका और यूरोशिया के उत्तरी भागों में 50 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच एक विस्तृत पेटी के रूप में पाया जाता है और इनको साइबेरिया में टैगो वन कहा जाता है। इनके अतिरिक्त संसार को पर्वतीय ढालों पर 1500 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर ये वन उगे मिलते हैं। और इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है, हिमालय और यूरोप में आल्प्स पर्वतों के ढलानों पर ऐसे ही वृक्ष मिलते हैं। इन वनों के वृक्ष 30 मीटर या इससे अधिक लंबे व सीधे होते हैं। जल के अभाव में इन वृक्षों की पत्तियां पतली और नुकीली होती हैं। ऐसी पत्तियों वृक्ष से नमी का वाष्पीकरण कम होने देती हैं और हिमपात में बर्फ की मार से भी बची रहती हैं। और फिर है इसमें ये वन आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि मुलायम होने के कारण इनकी लकड़ी कोमल लकड़ी को काटना और ढोना आसान होता है। झाड़ झंखाड़ न होने के कारण इन वनों में आवागमन आसान होता है। यहाँ के जो प्रमुख है पेड़ हैं वो चीड़ है, देवदार है, कैल, स्प्रूस, फर, लार्च, ब्लू पाइन व रेडवुड इत्यादि हैं। फिर उसके बाद है वन संसाधनों के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। वन मनुष्य के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों से उपयोगी होते हैं। इसमें प्रत्यक्ष है, पहले वो देख लेते हैं। ईंधन के लिए लकड़ी, घरेलू और औद्योगिक कार्यों में ईंधन के लिए लकड़ी वनों से प्राप्त होती है। जैसे पहले जो औरतें होती थी वो वहाँ से पेड़ों से लकड़ी लेके आती थी और आज तो गैस सिलेंडर हो गए हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो कोयला, पेट्रोल, विद्युत के अतिरिक्त ईंधन कई जगह पर काम आया करता था और आता भी, अब भी आता है। फिर इमारती लकड़ी हैं। इमारतों व कारखानों के निर्माण के लिए, कृषि के औजारों के लिए, फर्नीचर में जैसे आप बेड लगा लीजिए, खाट वगैरह, ये बहुत जगह पर इमारतों में भी और फर्नीचर के रूप में भी बहुत उपयोगी होते हैं। फिर अब भोजन, आज भी अनेक आदिम जातियाँ कंदमूल, फल, पशु पक्षियों के आखेट के रूप में अपने भोजन के लिए वनों पर आश्रित है। जो वन पे आश्रित जैसे भोजन, जिनके यहाँ पे खेती की कमी या फिर ये लगा लीजिए जो जातियाँ ज़्यादातर जंगलों में या फिर कहीं पे रहती हैं तो उनको इन्हीं से पेट भरना होता है। फिर औद्योगिक कच्चा माल में जैसे गोंद, रेजिन, चिक्कल, जंगली रबड़ का छाल, कोर्क, लाख, कत्था इत्यादि। फिर है जड़ी बूटियाँ वनों से हमें पता है, पेड़ पौधों से जड़ी बूटियों का निर्माण बहुत ज़्यादा होता है। इसमें जैसे देखो दातुन, चंदन, आंवला, बेलगिरी, संजीवनी, कचनार
असंख्य जड़ी बूटियां हैं। इनके उपचार करने के लिए औषधियाँ बनाई जाती हैं। कृत्रिम रेशा, आजकल वनों की लकड़ी से कृत्रिम रेशा बनाया जाने लगा है। वस्त्र निर्माण उद्योग में भी वन संसाधनों का महत्व बढ़ गया है। फिर आश्रय स्थल, वन असंख्य जीव जंतु का आश्रय स्थल होते हैं। वनों में उगी घास पशुओं के चारे के काम आती है। कई पशु पेड़ पौधों के पत्तों को खाकर गुजारा करते हैं। जो जंगलों में थे वो तो यही खाते हैं, वैसे जो पालते हैं वो तो अपने आप लाके उनको खिलाते हैं, लेकिन जो जंगलों में वो तो ऐसे ही अपना पेट भरते हैं। फिर है रोजगार, वन सभी लोगों को आजीविका प्रदान करते हैं। जैसे कोई लकड़ी बेच के अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, ये उनका रोजगार हो गया। और जैसे पेड़ों में से जैसे फल फ्रूट तोड़ के या फिर दवाइयों के लिए वहाँ से वो औषधियाँ लेके उनको बनाता और फिर बेच देता, ये भी रोजगार है। फिर अप्रत्यक्ष रूप से लाभ है। जो पहला वो जलवायु पर प्रभाव, वन भूमिगत जल का पत्तियों के द्वारा वाष्पीकरण करके तापमान को मृदु बनाते हैं तथा वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा बढ़ाकर बचाने की दिशाओं में योगदान देते हैं। मृदा अपरदन की रोकथाम, मृदा को रोके रखते हैं, ये अपनी जड़ों से मजबूत बनाए रखते हैं। फिर है मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना, जैसे पेड़ों के जो पत्ते होते हैं नीचे गिरेंगे, सलेंगे, गल सड़ के मिट्टी में जो जीवांश की मात्रा बढ़ाकर मिट्टी को उपजाऊ बनाएंगे। फिर है बाढ़ और मुश्किलों पर नियंत्रण, ये जो बाढ़ आती है उसको भी रोकथाम में भी मदद करते हैं। जैसे पेड़ काट के घेर देते हैं तो पानी तो वो रोकेंगे। वे क्षेत्र बाढ़ के प्रकोप से बर्बाद हुए, जहाँ जहाँ जंगलों की कटाई हुई है वे क्षेत्र बाढ़ के प्रकोप में बर्बाद हुए। फिर है पृथ्वी की सुंदरता, वन पृथ्वी का श्रृंगार होते हैं। सुंदर कीट पतंगों पक्षियों व जीव जंतु के साथ वन धरा को सुंदर और आकर्षक बनाते हैं। फिर है पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, जैसे पर्यावरण को शुद्ध बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर ऑक्सीजन को छोड़कर वन पृथ्वी के हरे फेफड़े, ग्रीन लंग्स और ग्रीन गोल्ड कहलाते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट मैं अगली वीडियो में डालूँगी। आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताएं कि कहाँ मेरी कमी रही हो, मैंने अच्छा पढ़ाया या नहीं। थैंक यू वेरी मच।